लालू फैमिली के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। लालू की बेटियों चंदा, हेमा और रागिनी के घर ईडी की दस्तक। पटना से लेकर दिल्ली एनसीआर सहित 25 ठिकानों पर रेड। आरजेडी प्रमुख के करीबियों के खिलाफ एक्शन अनलिमिटेड। इसी हफ्ते लालू राबड़ी से सीबीआई ने की थी पूछताछ। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है मामला। – 2004 से 2009 तक लालू के रेल मंत्री रहते घोटाले का आरोप। लालू परिवार, ईडी का प्रहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने पटना से दिल्ली और रांची से मुंबई तक करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने लालू प्रसाद, उनके करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी रेड डाला। लैंड फॉर जॉब मामले में शुक्रवार को ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पटना से दिल्ली और रांची से मुंबई तक करीब 25 ठिकानों पर ईडी की टीमों ने छापेमारी की। लालू प्रसाद की बेटियों चंदा, हेमा और रागिनी के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे तो गुरुग्राम में नवदीप सरदाना और गाजियाबाद में लालू प्रसाद के समधी जितेंद्र यादव के यहाँ भी छापेमारी हुई। यहीं पर सपा नेता जितेंद्र यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं। बताया ये जा रहा है कि लालू यादव के समधी हैं। सन 2012 में इन्होंने अपने बेटे राहुल की शादी लालू यादव की बेटी से की थी। दिल्ली के बेहद पॉश इलाका माने जाने वाले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी ईडी की टीम ने दस्तक दी। यहाँ पर देख सकते हैं हाउस नंबर 1088 ये आवास है, जहाँ पर इस वक्त में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह से अगर सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जो 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें से एक लोकेशन ये भी है। लालू फैमिली और उनके करीबियों के खिलाफ हुई ईडी की छापेमारी में सबसे ज्यादा चर्चा आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के ठिकानों पर हुई रेड की हो रही है। फुलवारी शरीफ स्थित अबू दोजाना के घर और एसपी वर्मा रोड स्थित उनके दफ्तर को ईडी के अधिकारियों ने खंगाला। अबू दोजाना के घर से आई इस तस्वीर को देखिए। ईडी की टीम ने अबू दोजाना को साथ में खड़ा कर सीवेज की तलाशी ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हथौड़े की मदद से ढक्कन हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर सीलिंग को भी तोड़कर तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान अबू दोजाना ने छत पर आकर मीडिया से बात करनी चाहिए, लेकिन ईडी के अधिकारी ने उन्हें हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। क्या है छापेमारी? क्या मामला है? सुनने दिखाया क्या जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला है, पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है। दोजाना का कहना है कि उन्हें पॉलिटिकल टारगेट किया जा रहा है और इसमें बीजेपी का हाथ है। अबू दोजाना क्यों ईडी के लिए इतने खास हैं, तो वो भी समझ लीजिए। सीतामढ़ी के सुरसंड से आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना लालू फैमिली के बेहद करीबी माने जाते हैं। पार्टी के बड़े फाइनेंसर भी माने जाते हैं। लालू फैमिली के दूसरे कारोबार में भी शामिल होने की बात सामने आती रही है। बताया जाता है कि सगुना मोड़ पर बनाए जा रहे बड़े मॉल का काम यही देख रहे थे। रेल टेंडर घोटाले से मिली जमीन पर मॉल बनाने का इन पर आरोप है। ईडी की इस सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद लालू परिवार की परेशानी कितनी बढ़ जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लालू प्रसाद के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान दानापुर में अबू दोजाना के घर ईडी की टीम ने तलाशी ली और घर की सीलिंग को इसी तलाशी के दौरान तोड़ा भी गया है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट और रुपए बरामद होने की बातें सामने आ रही हैं।
लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अबू दोजाना के घर पिछले 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ईडी की टीम एक एक कोने को तलाश रही है। वहीं ईडी की कार्रवाई के दौरान अबू दोजाना के समर्थकों ने उनके घर के बाहर जोरदार नारेबाजी की है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दो तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कैसे एक तरफ ईडी की कार्रवाई पूरे देश भर में 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ होती हुई, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत पे बिहार की गर्म हो चुकी है। जो समर्थक है लालू प्रसाद के, अबू दोजाना के, जो जाने वाले लोग हैं, वो तमाम लोगों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी नारेबाजी करते हुए। तो पहली तस्वीर जहां पर सीलिंग से लेकर जमीन तक सब कुछ खोदा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, एक एक चीज की तलाशी ली जा रही है ईडी की टीम की तरफ से, और 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस कार्रवाई को चलते हुए भी। तो लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और करीबियों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करती। लालू परिवार के खिलाफ ईडी की छापेमारी की इन तस्वीरों ने बिहार की सियासत को लहका दिया है। देश भर में लालू प्रसाद के परिवार और उनके करीबियों के 25 ठिकानों पर ईडी की दबिश के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि अगस्त 2022 की टीस बीजेपी को बिस्बिसा कर लग रही है। अब किसी साहब को सेवा विस्तार चाहिए, वो रिटायर होने वाले, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं इन्हीं छापों के माध्यम से बिहार की सरकार को गिरा के दे दूंगा आपके हाथ में। तो वो टीस जो है ना अगस्त 2022 वाली, वो बिस्बिसा के लग रही है। जबकि जेडीयू, जाप और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि विपक्ष को डराने के लिए यह हथकंडा अपनाया जा रहा है। लिहाजा एक भी कार्रवाई किसी भाजपा शासित राज्य के किसी भी अधिकारी खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं की गई। जो सृजन घोटाले से लेकर के इतना घोटाला है, उसमें आप लोगों से और किसी से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? और सीबीआई बिहार के कई घोटाले हुए हैं, इंडिया में कई घोटाले हुए हैं, उसमें क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई 2024 के चुनाव में, और जो विपक्ष में है तो उनके यहाँ तो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये तो चल रहा है उनका, और जो उनका साथ देते हैं उनको Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी, क्या क्या दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए जा रहे सवाल का जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करती है। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बेल रिजेक्ट हुआ, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कब हुआ? जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बाद में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? हाल में जब सीबीआई ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से पूछताछ की, तब भी बिहार के सियासी हलके में हलचल मच गई थी, और अब ईडी ने लालू परिवार के ठिकानों पर छापेमारी की तो उसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ईडी की छापेमारी के बाद सुशील कुमार मोदी ने लालू फैमिली पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने पूछा है कि इतनी कम उम्र में तेजस्वी के पास आखिर इतना पैसा आया तो आया कहां से? दिल्ली में तेजस्वी यादव के फ्लैट की कीमत 100 करोड़ रुपए है। सुशील मोदी ने तेजस्वी को आधुनिक जमींदार बताया। सुशील मोदी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब शिकंजा कसा जा रहा है तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। सुशील मोदी ने नीतीश और ललन सिंह से भी इस मामले में जवाब मांगा और कहा कि जिन लोगों ने लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, आज वो उनके बचाव में बोल रहे हैं। लालू यादव बताएं और तेजस्वी यादव बताएं कि इतने कम दिनों में 141 भूखंड, 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकान के मालिक ये लालू परिवार कैसे हो गया? तेजस्वी यादव बताएं कि वो 52 संपत्ति के मालिक कैसे हो गए? तेजस्वी यादव ने न तो कोई नौकरी की, न कोई बिजनेस किया, क्रिकेट में भी फेल हो गए, पढ़ाई भी नहीं कर पाए।
लेकिन 23 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक हो गए। और आज दिल्ली में जिस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान पर छापा पड़ा या रेड हुई, जो मैंने टीवी में देखा, D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ये मकान के मालिक कैसे बन गए तेजस्वी यादव? इस मकान की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा, और इस मकान 4 मंजिला मकान में रहते हैं तेजस्वी यादव, इसके मालिक कैसे बन गए? 4 महीना पहले बंद हुआ क्या? पूछिए तो ललन सिंह से। यही ललन सिंह थे 2008 के अंदर मनमोहन सिंह से मिलने गए थे स्वर्गीय शरद यादव के साथ, और ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहा है। पूरी लिस्ट दी थी और उसी लिस्ट पर कार्रवाई हो रही है। मनमोहन सिंह ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसी पर सीबीआई काम कर रही है। तो ललन जी सारा दस्तावेज आप ही का दिया हुआ है, और जिन लोगों पर चार्जशीट फाइल हुई है, बताए ना कि ये हृदयानंद चौधरी कौन है? जिस हृदयानंद चौधरी जो रेलवे का 4th ग्रेड का खलासी है राजनगर स्टेशन पर, उसने 60 लाख की जमीन हेमा यादव को क्यों गिफ्ट में दे दिया? इधर राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लालू परिवार पर ईडी के शिकंजे पर प्रतिक्रिया दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के लोगों का केस मुकदमे से पुराना संबंध रहा है और इस तरह की कार्रवाई अचानक शुरू नहीं हुई है। कुशवाहा ने यहां तक कहा कि पहली बार जब मुख्यमंत्री रहते हुए लालू जी इस्तीफा देकर जेल गए थे, उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी और तब भी कार्रवाई हुई थी। कोई आज अचानक से इस तरह की कार्रवाई की शुरुआत हो गई रहती, तब आरजेडी के लोगों की बातों में दम है ऐसा नजर आता। लेकिन जिस वक्त पहली बार लालू जी मुख्यमंत्री रहते हुए रिजाइन करके और जेल गए थे, उस वक्त कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दिल्ली में थी नहीं। उस वक्त तो उन्हीं की पार्टी या उनके गठबंधन की सरकार दिल्ली में थी, और तब इस मामले की शुरुआत हुई और पहली बार लालू जी जेल गए। और उस समय से कुछ न कुछ जांच वगैरह, केस मुकदमा, ट्रायल, सजा, जेल इत्यादि घटनाएं उस वक्त से हो रही है। तो इसलिए इसको कोई अलग से देखना, मुझको नहीं लगता कि कोई बहुत नई घटना है जिसको अलग से कोई इसका विश्लेषण किया जाए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, लेकिन इस पत्र पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिग्नेचर नहीं है, उस पर हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किया है। इसे लेकर अब सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ हुई। उसके अगले ही दिन इसी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से सीबीआई ने 6 घंटे तक पूछताछ की। फिर 9 मार्च को तिहाड़ जेल में रहते हुए मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और 10 मार्च यानी शुक्रवार को लालू परिवार और उनके नजदीकियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई देश भर में जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई से विपक्षी पार्टियों में हड़कंप है। विपक्षी दलों ने इन कार्रवाइयों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में इन कार्रवाइयों को विपक्ष को दमन करने और विपक्ष को तोड़ने की बीजेपी की कवायद करार दिया गया है। पत्र पर सियासी दलों के 9 नेताओं ने हस्ताक्षर किया है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, बीआरएस के चंद्रशेखर राव, आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के हस्ताक्षर हैं। लेकिन इस पत्र में ना तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर है और ना ही जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार का। हालांकि पत्र में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का हस्ताक्षर है। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष की चिट्ठी में नीतीश का नाम क्यों नहीं है। क्यों उन्होंने नहीं किया तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिन 9 लोगों ने पत्र पर हस्ताक्षर किया है उसमें से अधिकांश वो लोग हैं जो खुद भ्रष्टाचार और विभिन्न घोटालों में जो आरोपी हैं। लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर सीएम नीतीश कुमार सेंट्रल जांच एजेंसियों पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। इसके बाद भी
पीएम मोदी को लिखे पत्र पर उन्होंने साइन क्यों नहीं किया, इसको लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई है। अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं, यानी वो एनडीए के साथ नहीं आ सकते, इसलिए लाख वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो एनडीए में अब नहीं आ पाएंगे। पीएम को लिखे पत्र में नीतीश के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हस्ताक्षर किया है, लेकिन नीतीश कुमार के हस्ताक्षर क्यों नहीं है? क्या नीतीश अपनी क्लीन इमेज को बचाए रखना चाहते हैं या उनके मन में कुछ और चल रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमिलनाडु मामले में अफवाह फैलाने वाले एक युवक को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार युवक का नाम उमेश महतो है, जो कि माधोपुर ओपी के माधोपुर गांव का रहने वाला है। माधोपुर गांव के रहने वाले रविंद्र महतो की 7 मार्च को बेंगलुरु में ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी, जिसके बारे में ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि मजदूर की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई। एसपी ने जांच के बाद इस पूरे मामले को अफवाह बताया और कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्रेन से कटकर मौत होने की जानकारी दी। रविंद्र महतो है, माधोपुर गांव के रहने वाले हैं। बेंगलुरु में ट्रेन से कटकर उनकी मृत्यु हो गई थी और कुछ लोगों के द्वारा यह अफवाह फैलाया जा रहा था कि तमिलनाडु में उनकी हत्या कर दी गई है। हम लोगों ने इंक्वायरी किया और ये बिल्कुल झूठा पाया गया है और अफवाह फैलाने वाले पे हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेज रहे हैं और अपील करते हैं कि ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और ऐसे कोई भी अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में कथित हिंसा मामले में जांच के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी के नेतृत्व में गई 4 सदस्यीय टीम बिहार लौट आई है। पटना लौटने पर बाला मुरुगन डी ने कहा कि तमिलनाडु दौरे के दौरान विभिन्न संगठनों के अलावा तमिलनाडु के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। हिंसा के सभी वीडियोस की जांच की गई और सभी के सभी फर्जी पाए गए। वहीं धीरे धीरे अब मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है। तमिलनाडु में काम कर रहे हिंदी भाषी श्रमिकों के मन से भय खत्म हो चुका है। लिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट, बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद जो जैसा ही समझने लगा ये फेक न्यूज, लोगों के बीच में जो तनाव था, जो पैनिक था, भय था, वो कम होने लगा। उदाहरण के लिए आज भी हम जो हेल्पलाइन नंबर्स जारी की गई थी तमिलनाडु में, बिहार में भी, जो जिस प्रकार का नंबर ऑफ कॉल्स आती थी उसका नंबर घटते घटते, उदाहरण सबसे ज्यादा 4 तारीख 740 का, सिर्फ तिरुपुर के बारे में बताऊंगा, वो नंबर घट के आज 12-13 हो गया है। आज भी बात की थी, उन्होंने कहा स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गया है। सो यही टीम के द्वारा पाया गया है। बिहार विधान परिषद में 5 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के महागठबंधन ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी, जिसमें 3 सीटों पर जेडीयू, 1 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर सीपीआई के प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित जदयू उम्मीदवार श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, वीरेंद्र, और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार श्री पुनीत कुमार सिंह, और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार श्री संजीव श्याम सिंह जी, और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, और सारण से जो आप सब जानते हैं कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो माननीय केदारनाथ पांडे जी के निधन के बाद वहां जो उपचुनाव हो रहा है, उनके सुपुत्र श्री आनंद पुष्कर जी को सीपीआई से उम्मीदवार बनाया गया है। तमाम सीटों पर महागठबंधन का जीत तय है।
भागलपुर में शराब की तलाश में पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती मोहल्ले में पुलिस ने घरों में छापेमारी की। एक एक घर जाकर पुलिस की टीम ने तलाशी अभियान चलाया और सिटी डीएसपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस उस दौरान मौजूद थी। दर्जनों सीआईएटी कमांडो, दंगा नियंत्रण बल ने एक साथ कई घरों में छापेमारी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि छापेमारी में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगाए। पुलिस को यहां शराब मिलने की सूचना लगातार दी जा रही थी, लेकिन शराब कारोबारियों को किसी तरह इसकी भनक लग गई और वो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध रूप से मोहल्ले में बिक रहे शराब के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। सारे मामलों के लिए प्रशासन एकदम मुस्तैद है, प्रशासन प्रतिबद्ध है, इसलिए ये हमारा एक रूटीन छापामारी के तौर पे था और ये लगातार होती रहेगी। ऐसे जो भी स्थान हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जहाँ पे सूचनाएं बार बार आती रहती हैं कि वहाँ पे शराब बेचा जा रहा है या शराब को लेकर के मारपीट की घटना भी पिछले कुछ दिनों में दर्ज उसकी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।